नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट के बारे में, बायलॉज के बारे में, रूल्स के बारे में, नोटिफिकेशन सर्कुलर्स के बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं। तो आज हमारे पास में एक बहुत अहम मुद्दा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर अगर मिसमैनेजमेंट होता है या वर्किंग उसका ठीक से नहीं होता है, क्या रजिस्ट्रार के पास में पावर्स है, शक्ति है कि वो वहाँ के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वहाँ के रिकॉर्ड्स वगैरह का इंस्पेक्शन कर सकता है, वहाँ पे कॉग्निजेंस ले सकता है क्या। तो इसी को जानने की आज कोशिश करेंगे, जो कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट सेक्शन 89A के अंदर दिया गया है। इसीलिए आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पावर टू इंस्पेक्ट द वर्किंग ऑफ द सोसाइटी। कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम चुन के आ गए हैं और उसके बाद कोई कुछ कर नहीं सकता है, जैसे हम चलाएंगे वैसे बनाना रिपब्लिक की तरह सिस्टम चलता रहेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मगर ऐसा नहीं है। अगर रजिस्ट्रार चाहे तो चीजें ठीक भी हो सकती हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं ब्रीफली कि रजिस्ट्रार के पावर्स एज पर सेक्शन 89A क्या हो सकते हैं। इट शैल बी कॉम्पिटेंट फॉर द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास पूरी शक्ति है, पूरी कॉम्पिटेंसी है, पूरी ताकत है, वो अपने पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, क्या करने के लिए? इंस्पेक्ट करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, और कॉज टू बी इंस्पेक्टेड। या तो खुद कर लेगा या किसी से वो करवा लेगा जो उसके अंडर में होगा। हो सकता है उसके अंडर में कोई इम्पैनलमेंट हो सकता है उसके अंडर में कोई असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो, डिप्टी रजिस्ट्रार हो, या फिर कोई सेवानिवृत्त होने के बाद फिर से वहां पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा हो। तो किसी से भी करवा सकता है। क्या करवा सकता है? वर्किंग ऑफ एनी सोसाइटी टू इंश्योर कि काम का जो सोसाइटी का, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। किस रिगार्ड में? कि जो भी प्रोविजंस ऑफ दी महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, रूल्स है एंड बायलॉज है 1960, 61 और बायलॉज जो भी आपकी एप्लीकेबल है, दैट इंक्लूड्स जो बायलॉज में आप अमेंडमेंट या एडिशन या कुछ और एब्रोगेशन करने की कोशिश करते हो, वो भी उसमें इंक्लूडेड है। और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर में जैसे जैसे अमेंडमेंट्स भी होते रहते हैं, वो भी उसमें एप्लीकेबल है। तो उसके हिसाब से आपकी सोसाइटी काम कर रही है कि नहीं, उसे फॉलो कर रही है कि नहीं प्रॉपरली, ये देखना, ये इंस्पेक्ट करना रजिस्ट्रार का काम है। जो भी ज्वाइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी या असिस्टेंट रजिस्ट्रार जिस जुरिस्डिक्शन के अंडर में, जो भी जुरिस्डिक्शन के अंडर में आपकी सोसाइटी आती होगी। ठीक है। फिर उसके बाद रिकॉर्ड्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स केप्ट इन प्रॉपर फॉर्म। तो जो भी रिकॉर्ड्स, मतलब जैसे आई रजिस्टर है, जे रजिस्टर है, शेयर सर्टिफिकेट है, या कॉरेस्पोंडेंस जो आप अलग अलग एंटिटीज के गवर्नमेंट के साथ करते हो, रजिस्ट्रार के साथ करते हो, ठीक है, या नॉमिनेशन रजिस्टर है, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं या इंडिविजुअल सोसाइटी के मेंबर्स के जो फाइल्स मेंटेन होते हैं, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, जो लेजर है, जो कैश बुक है, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर के रिकॉर्ड्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है, जो जो चीजें सब आएंगी, जैसे प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए वैसे आप मेंटेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो ये भी इंस्पेक्शन वो कर सकता है। एंड द सोसाइटी इज फॉलोइंग कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स एंड डायरेक्टिव्स एक्सेट्रा। जैसे जैसे मंत्रालय से अलग अलग या कमिश्नर ऑफ कोऑपरेशन से अलग अलग नोटिफिकेशन या सर्कुलर्स वगैरह निकलते रहते हैं, उसके हिसाब से आप वो गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो कि नहीं, डायरेक्टिव्स को फॉलो कर रहे हो कि नहीं। और कोऑपरेटिव प्रिंसिपल मतलब जैसे कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी हो, डेमोक्रेटिक मैनर में लोगों की चुनी हुई सरकार चल रही हो, लोगों की शेयर्स में इक्वल लोगों की भागीदारी हो, ठीक है, वैसे चीजें, मेंबर्स के बीच में या अलग अलग एंटिटीज के बीच में कोऑपरेशन हो। तो ऐसे अलग अलग जो प्रिंसिपल्स है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, उस प्रिंसिपल्स के तौर पे, उसके बेस पे आपकी सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी या सोसाइटी काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसका भी इंस्पेक्शन रजिस्ट्रार कर सकता है। रिटर्न एज इन सेक्शन 79
सबमिटेड रेगुलरली एंड प्रॉपरली। 79 के हिसाब से जो जो आपको रिटर्न्स बनने चाहिए, जिस फाइनेंशियल ईयर, जैसे आपका मार्च 2000 जो भी आपका रिलेवेंट ईयर होगा उसके 6 महीने के अंदर जो जो रिटर्न्स जैसे आपको सबमिट कर देना चाहिए, ठीक है, वो आप सबमिट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या लैप्स हो रहा है या सब्सिक्वेंट ईयर्स होते जा रहे हैं और आप कर भी नहीं रहे हो और आपकी सोसाइटी चल भी रही है, मैनेजिंग कमेटी चल भी रही है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑडिटर को चुनते हो, 1 साल हो गया या 2 साल हो गया, या ऑडिटर चुनने के बाद आपको इन्फॉर्म करना है, ठीक है, 1 महीने के अंदर, तो क्या ये सब चीजें आप कर रहे हो। फॉर द पर्पज ऑफ सुपरविजन रेगुलेशन शैल हैव द पावर, सो द रजिस्ट्रार शैल हैव, यहाँ पे मे नहीं दिया गया, शैल हैव, रजिस्ट्रार के पास में ये पावर है ही है, ठीक है। क्या करने के लिए, सोसाइटी को ओवरऑल सुपरविजन करने के लिए, इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड्स एंड बुक्स ऑफ द अकाउंट्स, जो हमने पहले डिस्कस किया, समन एनी ऑफिसर, सेक्रेटरी को भी किया जा सकता है, चेयरमैन को भी किया जा सकता है, ट्रेजरर को भी किया जा सकता है, और एम्प्लॉई हु हैज कस्टडी ऑफ द रिकॉर्ड्स, हो सकता है आपकी सोसाइटी में मैनेजर हो या कोई अकाउंट्स मैनेजर हो, ठीक है, या कोई और भी सोसाइटी के एम्प्लॉयज हो, उनको भी समन किया जा सकता है, उनको भी तलब किया जा सकता है कि ये जो भी रिकॉर्ड्स तुम्हारे अधीन में है इसको लेके सामने आ जाओ, रिकॉर्ड्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि सोसाइटी के जो ऑफिसर्स हैं सिर्फ उन्हीं को किया जा सकता है, इनको भी किया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट में लेवी सुपरविजन फीस और एनी सोसाइटी ऑन एनी सोसाइटी, तो स्टेट गवर्नमेंट ये तय कर सकती है कि इन केस ऑफ जहां पे ऐसे रजिस्ट्रार को करने की, इंस्पेक्शन करने की जरूरत पड़े तो कितना क्या फीस लगेगा, और वो फीस को एग्जाम्पशन भी किया जा सकता है, उसका पार्शियल एग्जाम्पशन हो सकता है, पूरा एग्जाम्पशन हो सकता है, ठीक है, या पूरा का पूरा कलेक्शन भी हो सकता है कि वो जो फीस है कोई एक फिक्स पीरियड के लिए हो, या कोई एक फिक्स पीरियड के लिए किसी को एग्जाम्पशन, किसी क्लास ऑफ सोसाइटीज को एग्जाम्पशन भी किया जा सकता है, या किसी सोसाइटी को भी एग्जाम्पशन किया जा सकता है, ठीक है। और इन सोसाइटी और क्लास ऑफ सोसाइटीज एट सच रेट, वो रेट को डिसाइड किया जाएगा कि इस टाइप के इंस्पेक्शन के लिए क्या रेट लगेगा, ठीक है, एज पर द एरिया ऑफ ऑपरेशन। आप क्लास ए सिटी में हो, क्लास बी में हो, या आप उससे नीचे की कैटेगरी में आते हो, ग्राम पंचायत में आते हो, सिटी में आते हो, मेट्रो सिटी में आते हो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ पे है, नेचर ऑफ बिजनेस आपका क्या है, अलग अलग टाइप के कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, कोई हाउसिंग है, कोई डेयरी है, कोई इंडस्ट्रीज है, ठीक है, कोई बैंक है, तो अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के हिसाब से ये चीजें रेगुलेट, उसकी फीस को रेगुलेशन किया जा सकता है। एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी, आपका बेसिक नेचर ऑफ वर्क और अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी क्या है, उसके हिसाब से भी ये रेट डिपेंड करता है, ठीक है। एंड इसकी जो नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम आपको निकालना पड़ेगा ऑफिशियल गैजेट में कि क्या रेट्स है, किसके लिए एप्लीकेबल है, कितने टाइम के लिए एप्लीकेबल है, और क्या कोई एग्जेम्पशन है, ठीक है। फिर देखेंगे द सोसाइटी हैज टू पे सच फीस, आपको भरना ही पड़ेगा क्योंकि रजिस्ट्रार के पास वो पावर है, वो अथॉरिटी है, और वो उस पावर अथॉरिटी को बेस्ड ऑन सेक्शन 89A वो एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है। और बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन सच फीस, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि कैन बी मे बी एग्जेम्प्टेड, उसमें छूट भी किया जा सकता है। ये आप ध्यान में रखिए, रजिस्ट्रार के कुछ एक पावर को हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये सारे पावर्स नहीं है, रजिस्ट्रार के पास बहुत सारे पावर्स है जो हम आगे 78A डिस्कस करेंगे, 77A डिस्कस करेंगे, ठीक है, और बहुत एग्जॉस्टिवली उसको, एक्सटेंसिवली उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो गैजेट नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर किसी को छूट देना है, किसी को पार्शियली छूट देना है, ठीक है, फॉर सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन दी ऑर्डर पे वो लिखा होगा कितने टाइम के लिए छूट देना है, पूरा देना है, आधा देना है,
ठीक है, वो सब चीजें भी डिसाइड की जा सकती है। तो ये आज हमने ब्रीफली समझने की कोशिश की कि रजिस्ट्रार के पावर क्या है अगर किसी सोसाइटी के अंदर फंक्शंस को इंस्पेक्शन करना है कि वो एक्ट के हिसाब से, बायलॉज के हिसाब से, रूल के हिसाब से, बाकी अलग अलग डायरेक्टिव्स के हिसाब से और कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के हिसाब से चल रहा है या नहीं है। ठीक है, आगे भी ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अलग अलग एक्ट को, बायलॉज को, रूल्स को, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स को डिस्कस करने की हम कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।